प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पटेल ट्यूटोरियल के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीएससी का मेंस का 2022 का इतिहास विषय का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। कारण बहुत स्पष्ट है कि आप लोगों के मन में कई प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं। जैसे कि अभी हो सकता है पैटर्न बदल जाए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों के मन में बातें आ रही है कि यूपीएससी के जैसे प्रश्न आने लगेंगे, यूपीएससी की तरह हम सिलेबस फॉलो करेंगे। तो मैं क्लासरूम में हमेशा से बताते ही आया हूं कि पीएससी और यूपीएससी इन दोनों में सिलेबस का अंतर नहीं, पैटर्न का अंतर रहता है। प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है, उत्तर लिखने का तरीका बदल जाता है। तो आपको इसी सोच की ओर प्रेरित करना मेरा उद्देश्य है और आपके मन से सभी प्रकार की संशयों को दूर करना कि हमें तैयारी कैसी करनी है, वो तैयारी करने के लिए आपको प्रेरित करना भी इस वीडियो का उद्देश्य है। साथ ही बहुत से विद्यार्थी मांग भी करते हैं कि सर आप यूपीएससी के लिए अलग से हमें बता नहीं रहे हैं, क्योंकि क्लास में सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। इसलिए मैं यूपीएससी का पूरा आपको सीधा सीधा डिस्कस ना करके, लोग तो डिस्कस बहुत करते रहते हैं कि तैयारी कैसे करें, पढ़ना कैसे चाहिए, कितने घंटे पढ़ें, वो सब ना करके मैं सीधे आपको प्रश्न पत्रों को हल करा रहा हूं। इतिहास का प्रश्न पत्र है, उसको हम हल करते हैं। आज के पहले वीडियो में जो इस पटेल ट्यूटोरियल चैनल पर है, मैं आपको सीधे प्रश्नों पर ले जाऊंगा और इसके बाद तुरंत दूसरा वीडियो रहेगा जो कि मेरे रविंद्र तिवारी के नाम से चैनल है, उस पर रहेगा। उस वीडियो में फिर आप देखेंगे कि कैसे इसमें अंक विभाजन होता है, कैसे शब्द सीमा हमें निर्धारित करनी पड़ती है। और फिर तीसरा वीडियो फिर से पटेल ट्यूटोरियल चैनल पर आ जाएगा, उसमें मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। इस तरीके से ये एक क्रम चलता रहेगा और आप अपनी पीएससी की तैयारी को एडवांस करके यूपीएससी की तरफ ले जाएंगे और भविष्य के किसी भी बदलने वाले पैटर्न के लिए भी आज सहज स्वाभाविक रूप से तैयार रहेंगे। तो चलिए ज्यादा चर्चा ना करते हुए 2022 के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। ये सब अनुदेश वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले प्रश्न पर मैं जा रहा हूं। इतिहास का पहला प्रश्न पत्र भारतीय इतिहास में शुरू से परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है कि पहला प्रश्न हमेशा मैपिंग का रहता है। इसमें नक्शे में जगहों को अंकित कर दिया जाता है और आप उन जगहों को देख करके पहचानेंगे कि वो कौन सी जगहें हैं और उनके बारे में आपको 60 नोट्स लिखना रहता है। तो ये मैप का प्रश्न है, देख लीजिए लिखा भी वही गया है। आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान करनी है और उन पर 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे एक स्थान है पूरा पाषाण कालीन स्थल, पेलियोलिथिक साइट, नक्शे में देखकर आप पहचानेंगे। दूसरा है सवाधान युक्त मध्य पाषाण कालीन स्थल, मिजोलिथिक साइट विथ ब्यूरियल्स। तीसरा है नौपाषाण कालीन गर्तावास, नियोलिथिक पिट ड्वेलिंग, जैसे आप सुनते होंगे बुर्जहोम गुफ कराल, उसी में से कोई एक जगह होगी। प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती, अर्ली विलेज सेटलमेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना रहता है कितने स्थानों को, ये 20 स्थान दिया हुआ है, उन 20 स्थानों को आपको इस मैप से पहचानना रहता है। ये एक अलग प्रक्रिया है मैप रीडिंग, मैप में जगहों को पहचानना। और वास्तव में ये कौन सा मैप है? हिस्टोरिकल मैप कहलाता है। तो हिस्टोरिकल मैप कैसे रीड करते हैं, स्थानों को कैसे पहचानते हैं, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम इसके प्रश्न क्रमांक 2 से। इसमें पहला प्रश्न है 2 का पहला। अब आप बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, जानने का प्रयास कीजिए। पीएससी और यूपीएससी के अंतर भी आप देखने, समझने, सोचने का प्रयास करें। क्या प्रश्न है? हड़प्पीय सभ्यता का नगरीय चरित्र न तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। टिप्पणी कीजिए। क्या है क्वेश्चन? द अर्बन कैरेक्टर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन was a result neither of any outside influence nor a sudden act but a gradual evolution of regional socio-economic factors। और इस वाक्य पर आपको कमेंट करना है, इस वाक्य पर। तो अब इसे समझना रहता है। आपसे चाह क्या रहा है परीक्षक? हड़प्पी सभ्यता का नगरीय चरित्र न तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना।
जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सीधे सीधे हम उसके शहरी स्वरूप का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा ये सब विकसित रूप में आए। मोहनजोदाड़ो विश्व का प्राचीनतम सुनियोजित शहर कहलाया। कैसे वहां पर नालियां थी, कैसे सड़कें थी, कैसे घर थे, इत्यादि इत्यादि। पर हमें खुद को ये समझ में नहीं आते रहता कि अचानक से इतने बड़े बड़े शहरों का विकास कैसे हो गया। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें ये समझना ही रहता है कि कोई भी शहर जो है क्रमिक रूप से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था का परिणाम रहता है। जब कृषि अधिशेष की स्थिति आती है, अर्थात जब गांवों में इतना अनाज होने लगता है, सरप्लस एग्रीकल्चर की कंडीशंस रहती हैं, गांव में इतना अनाज होने लगता है कि वो शहरों के लोगों के लिए भी उपज बचा सकें। अर्थात आज हम शहर में रहने वाले लोग हैं, हम क्यों सुख से अपने काम कर पा रहे हैं? क्योंकि किसान हमारे लिए खेतों में कमाई कर रहा है। तो ग्रामीण सभ्यता के समुन्नत होने के बाद की अगली कड़ी ही मानी जाती है नगरीय सभ्यता। पर सिंधु घाटी सभ्यता अचानक से सीधे शहरों पर फोकस हो जाती है। तो क्या ये कोई बाहरी प्रभाव का परिणाम था, या भारत में अचानक से शहरी सभ्यता प्रकट हो गई? नहीं, ऐसा नहीं था, कह रहा है वाक्य। यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। ये क्या है? ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ रीजनल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अर्थात स्थानीय स्तर पर धीरे धीरे जो सामाजिक आर्थिक कारकों में परिवर्तन आया, उसके कारण सभ्यता विकसित स्वरूप में हमारे सामने आई। और इसी विकास की कहानी को, जो कि छुपी हुई है कहीं पर, आपको अपनी टिप्पणी के माध्यम से सामने लाने के लिए प्रश्न प्रेरित कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न को समझ सके होंगे। चर्चा इस पर करेंगे। मैं तो प्रश्नों को पढ़ता हूं तो मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि क्या प्रश्न दिए गए हैं करके, और कैसे आपको सोचने के लिए प्रेरित करता है। बी पर आइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इसमें कतिपय कमियां भी थी। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्या है क्वेश्चन? फॉरेन अकाउंट्स एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मे हैव सम एडवांटेजेस बट आल्सो हैव अ फ्यू शॉर्टकमिंग्स। सिटिंग appropriate examples, examine the statement। प्रश्न को फिर से समझिए, ये विदेशी विवरणों को लेकर के चल रहा है। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत देखते हैं तो उसको हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में विदेशी यात्रियों के विवरण इत्यादि आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारत में कभी मेगस्थनीज आया जिसने इंडिका लिखी, फाहियान आया, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, हेलियोडोरस ने अपना विवरण दिया, मतलब हेलियोडोरस ने अपना गरुड़ स्तंभ बनवाया। और उसमें से हम इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण को लेंगे। विदेशी विवरण यानी उनके द्वारा दिया गया जानकारी, जैसे मेगस्थनीज की इंडिका, फ्यो की, सी या की नाम सुनते होंगे आप। ये बड़े बड़े स्रोत हैं। इत्सिंग का वर्णन, वेनसांग का वर्णन, फाहियान का वर्णन। तो ये वर्णन हमें लाभ तो देता है, पर इनके वर्णन में कतिपय कमियां भी थी। पर इनका वर्णन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इस वर्णन को हम प्रमाणिक मान लें। आप उदाहरणों का हवाला देते हुए समझाइए कि ये कथन कितना सही है। तो इस पर लंबी चर्चा होगी। मॉडल आंसर तो मैं आपको बाकायदा उपलब्ध कराने का प्रयास ही करूंगा। अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप भी इस पर मेहनत करें कि ये कह रहा है कि हमें उदाहरण देना है। तो जैसे आपको याद आ रहा होगा, जो सीजीपीएससी प्री की मेंस की गंभीर तैयारी किए होंगे, कि मेगस्थनीज के विवरण में कई असंगत बातें आ जाती हैं। कैसे असंगत बातें आ जाती है? जैसे भारत में वो 7 जातियों का विवरण देता है, परंतु वो भारत के सामाजिक आर्थिक वर्ग को ही जाति मान लेता है। वो शिकारी की भी एक जाति कहता है, ऐसा आपको याद होगा। और ऐसी ही कई अन्य कमियां उसके विवरण में हमें जगह जगह देखने को मिल जाती है। तो हमें करना क्या रहता है? यदि विदेशी यात्री भारतीय समाज को, भारतीय घटनाओं को सही तरीके से समझ नहीं पाता, तो हम अपने विवेक का, अपने कॉमन सेंस का उपयोग करके जब इतिहास निर्माण करेंगे,
तो हमें देखना रहता है कि उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम अपने इतिहास में बेहतर जानकारियों को उनके दिए गए विवरण के माध्यम से एड ऑन कर सकते हैं। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उद्देश्य था। तीसरे प्रश्न पर आइए। बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदीय परंपरा में रही हो, परंतु अपने विशिष्ट सिद्धांत और संस्थाओं के साथ यह पूर्ण रूप से एक नया धर्म था, यह पूर्ण रूप से एक नया धर्म था। विवेचना कीजिए। दो सम ऑफ द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म may have had their origin in Vedic Upanishadic traditions, but it was an altogether new religion with its own specific principles and institutions discussed। प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदीय परंपरा में रही हो, परंतु अपने विशिष्ट सिद्धांतों और संस्थाओं के साथ यह पूर्णतः एक नया धर्म था। यानी वैदिक धर्म का ही एक बदला हुआ रूप नहीं था, उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन बावजूद ये उत्पन्न कहां से हो रहा है? वैदिक उपनिषदीय परंपराओं से उत्पन्न हो रहा है, कहा जा रहा है। समझिए, गौतम बुद्ध के दर्शन पर किस दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? जब भी यह प्रश्न परीक्षा में आता है, सीधा सीधा उत्तर रहता है सांख्य दर्शन। सांख्य फिलॉसफी से गौतम बुद्ध प्रभावित थे। और सांख्य दर्शन कहां से आएगा? तो हमारे जितने भी दर्शन हैं, 60 दर्शन, वो सब उपनिषदों से ही आए हैं। उपनिषदों को एक पर्वतों के रूप में कहा गया और उन उपनिषदों से अलग अलग धाराओं के रूप में दर्शनों का उद्भव हुआ। तो सांख्य दर्शन से प्रभावित बौद्ध दर्शन उत्पन्न हो रहा है निश्चित रूप से वैदिक उपनिषदीय परंपरा से, अर्थात वैदिक उपनिषदीय ज्ञान से सांख्य दर्शन आया। और सांख्य दर्शन के सिद्धांत से कौन सा दर्शन आया? बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म आया। परंतु ये उससे नया था। यहीं पर हमको अब अपने आप को कंसंट्रेट करना है। तो कैसे ये वैदिक उपनिषदीय परंपरा से आया है? जैसे हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में कार्य कारण का सिद्धांत दिया जाता है, काज एंड इफेक्ट थ्योरी। प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले कारण में मौजूद होता है, ये सांख्य दर्शन कहता है। और वही बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में आता है। जब हम ईश्वर, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास के आधार पर परीक्षण करते हैं, तो हमारा वैदिक दर्शन ईश्वर को मानता है, बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। वैदिक दर्शन आत्मा को मानता है, बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता। बावजूद इसके वैदिक दर्शन जैसा कि कर्म और पुनर्जन्म को मानता है, बौद्ध दर्शन भी कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। यानी बहुत सी बातों में हमसे ये कुछ समानता रख रहा है और बहुत सी बातों में हमसे ये कुछ भिन्नता रख रहा है। और कहां से जा करके ये पूर्ण रूप से एक नया धर्म बन जाता है जो वैदिक धर्म से डिफरेंट था, इसको आपको समझाना पड़ेगा। कितनी शब्द सीमा में समझाना है, क्या एग्जैक्ट लिखना है, कितना अंक है तो कितना लिखना चाहिए, ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। बार बार बोल ही रहा हूं, इस पर चर्चा मेरे रविंद्र तिवारी के नाम से जो एक चैनल है उस पर भी होगी और पटेल ट्यूटोरियल के चैनल पर भी होती रहेगी। दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और लगातार सुनते जाएं। चैलेंजिंग लगता है यूपीएससी के क्वेश्चंस के साथ जूझना, विद्यार्थियों के अंदर उस समझ का विकास करना। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ प्रश्नों के साथ इस वीडियो को रोकूंगा। अभी हमने केवल पहले प्रश्न के 3 सेक्शन देखे हैं। अब आ जाइए तीसरा ए। बहुत प्यारा प्रश्न है। गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धियां एक ऐसी प्रक्रिया की परिणति थी जो कुषाण शासकों के समय शुरू हुई थी। टिप्पणी कीजिए। द इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ द गुप्तास वेयर द culmination of process which began during the कुषाण। कमेंट, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। किस पर? कि गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धियां एक ऐसी प्रक्रिया की परिणति थी जो कुषाण शासकों के समय शुरू हुई। जब हम गुप्त शासकों पर चर्चा करते हैं तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। ये सांस्कृतिक दृष्टि से तो स्वर्ण युग को रिप्रेजेंट करता ही है, संस्कृत साहित्य का तो स्वर्ण युग था ही साथ जो गुप्त काल था वो आर्थिक दृष्टि से भी स्वर्ण युग का काल था। तो क्या आर्थिक समृद्धि
सहसा आ जाती है? अचानक से गुप्त काल में सोना बरसने लगा? नहीं, इसकी शुरुआत, जैसे नगरीकरण की शुरुआत, नगरीकरण शहरी सभ्यता के बीज हमें ग्रामीण सभ्यता से ही ढूंढने पड़ेंगे, ग्रामीण सभ्यता से ही उसका विकास आगे बढ़ेगा। वैसी कोई भी आर्थिक समृद्धि अपने चरम पर पहुंचेगी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि रहेगी। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के कुषाणों के समय थे और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों के समय आए। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो गुप्त शासक थे ये कुषाणों के ही सामंत रहे होंगे। इसके अलावा जब हम भारत के आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो रेशम मार्ग की बार बार चर्चा होती है प्राचीन भारतीय इतिहास में, कि रेशम मार्ग के माध्यम से हमने जब भी वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस किया तो उस बिजनेस से देश की ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद मिली। और गुप्तों ने भी बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और ये कार्य रेशम मार्ग पर नियंत्रण का कुषाण शासकों के समय से भी शुरू हुआ। आप कनिष्क के समय जानते ही हैं, प्लिनी का विवरण आपने पढ़ा है कि रोम का सोना भारत आता है। इस पर प्लिनी अपने देशवासियों के अपव्यय की निंदा करता है। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी कुषाण शासकों के समय और वो प्रक्रिया एक्सट्रीम पे पहुंची, वो प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंची गुप्त शासकों के समय। इस तरह से आप इसको एक सातत्य के रूप में देखेंगे, कंटिन्यूटी के रूप में देखेंगे, फ्रॉम कुषाण टू गुप्तास, एंड दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बी पर, अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार न केवल नैतिक उत्थान और सामाजिक समरसता के लिए अपितु राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अशोकास धम्मा वाज प्रोपेगेटेड नॉट जस्ट फॉर मॉरल अपलिफ्टमेंट एंड सोशल हार्मनी बट आल्सो फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी। एनालाइज द स्टेटमेंट। तो पहले तो आपको अशोक के धम्म को समझाना पड़ेगा कि किस तरह से अशोक ने राहुलोवाद सूत्र से धम्म की परिभाषा ली। धम्मे साध्वे अपि आसीनवे बहुकयाने दयादाने सचे साचिए माधवे साध्वे च। और चूंकि इस धम्म की परिभाषा में बताया गया कि धर्म जो है अल्प पाप है, बहुत कल्याण है, और भी बहुत सी बातें बताई गई, दया है, दान है, सुचिता है, मृदुता है, पवित्रता है, जो सीधे सीधे इसे नैतिकता से जोड़ती है, सामाजिक समरसता से जोड़ती है। लेकिन अशोक केवल नैतिकता और सामाजिक समरसता का ही संदेश नहीं दे रहा था, बल्कि उस धर्म के माध्यम से अपने पूरे राज्य को एक सूत्र में आबद्ध करना चाहता था और यही उसके राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था, इस कथन में छुपा हुआ है। यानी अशोक के धर्म के आपको नैतिक और सामाजिक समरसता के साथ साथ राजनीतिक निहितार्थों को भी समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में, क्वेश्चन नंबर 3 के सी में आइए। बहुत ये प्रश्न आपके लिए पहली बार अब दिख रहा है इतने सारे प्रश्नों के बाद, सीधा सहज सरल प्रश्न, वो भी लेकिन एग्जाम विथ एग्जाम्पल बोल रहा है। प्रतिनिधि उदाहरणों की मदद से मंदिर स्थापत्य की नागर और द्रविड़ शैली के बीच की प्रमुख विभिन्नताओं का निरूपण कीजिए। विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स delineate the main differences between the Nagar and Dravid styles of temple architecture। तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां, नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित, द्रविड़ शैली दक्षिण में प्रचलित और दोनों शैलियों का मिश्रित स्वरूप बेसर शैली कहलाई। आप तीनों प्रकार की शैलियों की मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं को क्लासिफाइड कीजिए, किस शैली में किस तरह से मंदिर बनते थे और दोनों के बीच भिन्नताएं कैसी थी, और दोनों का उदाहरण देते हुए कुछ मंदिरों के नाम और उनके आप आर्किटेक्ट को लिखेंगे। तो ये एक सरल सा प्रश्न है जिसको हर विद्यार्थी को जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाहता है बनाना ही चाहिए। ट्राई करें आप इसको बना सकें। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं तुरंत बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, प्रश्नों को समझना ही उन प्रश्नों को बना लेना है। पहली जीत ही रहती है यूपीएससी में कि प्रश्न आपसे क्या बात कर रहा है, उस बात को आप समझें। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये वीडियो सब अल्टरनेट में चलते रहेंगे। आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें,
यदि आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से 2 चैनल को, एक पटेल ट्यूटोरियल चैनल और एक रविंद्र तिवारी सर के नाम से जो एक चैनल है, दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, अच्छे से तैयारी करें। बहुत जल्द हम वीडियो नंबर 2 पर जाएंगे जो कि चौथे प्रश्न से शुरू होगा।